आज भारत माता सावित्री फुले का पुण्य दिवस है और इत्तेफाक से हमारे बीच ज्योतिबा सावित्री फुले के विचार प्रवाह के अग्र दूत और हमारे सबके बहुत ही प्रिय साथी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर, हाली पानीपति ट्रस्ट के ट्रस्टी और अनेक संस्थाओं के जिनकी भागीदारी है और जो पूरे देश में स्थान स्थान पर घूमकर सत्य शोधन को, क्रांति के कार्यों को और प्रगतिशील विचारधारा को परोसने का काम करते हैं। मेरा अभिप्राय डॉक्टर सुभाष चंद्र सैनी से है, वे पधारे हैं और मैं ये अहोभाग्य समझता हूँ कि हम उनसे बातचीत करें और जो हमारा संवाद हो, हमारा स्वार्थ ये रहे कि दूर दूर तक साथियों तक पहुँचे। तो इसी भाव से मैं डॉक्टर सुभाष का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने विशेष तौर से हमारी इस हरियाणा और पंजाब की वैचारिक दृष्टि से मरुभूमि में ज्योतिबा और सावित्री फुले विचार को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। मैं देख रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र में तो जो सैनिक धर्मशाला है, आपने एक बहुत बड़ा वहाँ प्रदर्शनी का, म्यूजियम का काम किया है और फिर सत्य भूमि के नाम से एक जगह डेवलप कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या समझ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बताने की कृपा करें। देखिए, जो सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले हैं, जिनसे पूरा भारत प्रेरणा लेता है, और यदि हम आधुनिक भारत की बात करें, उनका एक तरीके से इनको शिल्पी कहा जा सकता है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए जो बाद में जाकर के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख मुद्दे बने और भारतीय संविधान के ऊपर स्थापित हुए। क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था, ना तो सबको सम्मान था, ना बराबरी थी और ना सबकी भागीदारी थी। कुछ लोगों के लिए ज्ञान और शिक्षा के दरवाजे खुले थे, बल्कि उन्हीं को वो उपलब्ध था। कुछ वर्गों के लिए जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रावधान था और कुछ लोगों के लिए संपत्ति हासिल करने का प्रावधान था और बहुत बड़े समाज के लिए सिर्फ सेवा करनी थी। ना ज्ञान प्राप्त करने का, ना कोई इस तरह की व्यवस्थाएं थी, ना ही उनको ऐसा उसमें दिया जाता था, ना राजनीतिक सत्ता का और ना ही दौलत और संपत्ति में था। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा समाज ज्ञान से वंचित रहा, अपनी परंपराओं से वंचित रहा और उनकी बुद्धि का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ और धीरे धीरे उनके अंदर खुद भी ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, चेतना होती है, वही गायब हो गई। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस बात को पहचाना कि जब तक इस समाज के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। विशेष तौर पे आधुनिक काल में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात पे उन्होंने इसलिए जोर दिया क्योंकि आधुनिक समय में यदि आप कोई प्रोफेशन बदलना चाहते हैं, पेशा बदलना चाहते हैं, तो उसका जरिया होगा शिक्षा। अन्यथा जो परंपरागत तौर पे आपके बुजुर्ग करते आए हैं, आप उन्हीं पेशों को अपनाओगे और कुछ भी नया कर नहीं पाओगे। इसलिए शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप चीज़ें, अपनी प्रोफेशन बदल सकते हैं और पेशे के बदलते ही सब चीज़ें बदलने लगती हैं।
इस बात को उन्होंने समझा। विशेष तौर पे महिलाओं के लिए, सामाजिक तौर पे वंचित, दलित, पिछड़े लोगों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। उसके लिए उन्होंने स्कूल खोले। 18 स्कूल उन्होंने अपने जीवन में खोले, पूना और उसके आसपास। और हालत ये थी कि जब वो पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई फुले, तो उस पे कीचड़ फेंकते थे लोग। अभी तो हमारे बड़े बड़े नेता भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बात तो सावित्रीबाई फुले ने 250 साल पहले शुरू की थी। और यदि ये बात आगे बढ़ती या उस समय पे इसका स्वागत किया गया होता इस बात का, तो हमारा देश अभी तक कहाँ पहुंच गया होता। तो इसके अलावा जो समाज खुद अपनी तरक्की कैसे कर सकता है, कैसे वो अपने धंधों में, कार्य करने के तरीकों में, स्वच्छता में, अपने जीवन के सुधार में किस तरीके से जिसको कहते हैं कि नवीनीकरण करे, उसको नया वो दे, वो इस दंपति ने किया। और जब तक, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पूरी तरीके से माइथोलॉजी में, अंधविश्वासों में, धार्मिक पाखंडों में फंसा हुआ है। उनकी कमाई का लगभग 5वां हिस्सा 20% के करीब, जिनको हम धार्मिक कृत्य कहते हैं, उनमें चला जाता है। यदि वो इस कमाई को अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन पे खर्च करें तो उनके जो जीवन की गुणवत्ता है वो ज़रूर सुधरेगी। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि उनके जीवन का जो ध्येय है वो इसमें शामिल है और उनकी मुक्ति करने कोई और चीज़ आएगी, उसके लिए वो सारे उपक्रम करते हैं। तो इस दंपत्ति की यदि बात हमारे घरों में चलती है, हमारे समाज में चलती है, इनकी कोई फोटो हमारे घर में लगी हुई हो, कोई किताब हमारे घर में हो, तो उसकी शिक्षा के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उन्होंने जो काम किए, तो वो बातें चलेंगी। और वो बातें चलेंगी तो वो बातें अपनाई भी जाएंगी। वो बातें अपनाई जाएंगी तो वो समाज तरक्की करेगा। जिस समाज में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले पैदा हुए, उस समाज ने उनके विचारों को धारण नहीं किया। लेकिन जो समाज उनका विरोध कर रहा था, उन्होंने अपनी महिलाओं को पढ़ाया, उन्होंने ही वो सारी चीजें अपनाई जिसका उस समय पे विरोध किया जा रहा था और ये लोग बता रहे थे। तो अभी यदि आप देखेंगे कि कौन सा समाज शिक्षा में आगे बढ़ा, किस समाज की महिलाएं जो है उच्च उच्च पदों पर हैं, तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि 200 साल पहले इस दंपत्ति ने जो कल्पना की थी उसको अब सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में उसकी चर्चा इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि सावित्री फुले का जन्म, ज्योतिबा फुले का जन्म, इवन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। और जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये उत्तर भारत का हरियाणा और पंजाब का इलाका, इस इलाके में तो एक परंपरा है 500 साल की, गुरु नानक की, बाबा फरीद की, बुल्ले शाह की, और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी ब्रह्मानंद की। अगर हम राजनीतिक चिंतन को देखें तो छोटू राम की। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो भाव है, विचारधारा है जो महाराष्ट्र में पनपी, उसका हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या उसकी उपयोगिता है? बिल्कुल उपयोगिता है। देखिए, जो आपने बात कही सर छोटू राम की, सर छोटू राम ने किसानों को जगाया, किसानों को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनमें एक चेतना पैदा की। यदि आप ज्योतिबा फुले के आंदोलनों को देखेंगे तो महाराष्ट्र के में वो लगभग 1870 के बाद उनका काम सारा किसानों के बीच में ही है। उन्होंने किसानों के, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ते थे, तो अकाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी किसानों को। उनको खेती, अपने डंगर बच्छा सब छोड़ के जाना पड़ता था। तो उनके साथ काम करते हुए, और जब ये देखा कि किसानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है, जबकि वो और कुछ उसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं कर रहे,
तो उन्होंने एक किताब लिखी, किसान का कोड़ा। तो किसान की दिक्कतें क्या क्या हैं, किसान किन किन चीज़ों में फंसा हुआ है। तो उन्होंने 4-5 बातें बताई। जैसे किसान किस में फंसा हुआ है कि किसान का जो खेती के अंदर क्योंकि कोई निवेश नहीं है, वो पूरे तरीके से ही प्राकृतिक उस पे है। तो आधुनिक खेती कैसे की जाए या उसमें है, पहली बात उन्होंने ये कही। फिर उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर कर्जा है, कर्जा जो है किसान को उठने नहीं देता। कर्जा क्यों है किसान पे? कर्जा किसान पे है क्योंकि वो धार्मिक कर्म करता है, वो अपने सांस्कृतिक कार्यों को निभाता है, जिसके लिए वो कर्जा लेता है, कुछ भी करना पड़ता है। उस कर्जे में बहुत बड़ा हिस्सा वो होता है जो परंपरा के नाम पे, रूढ़ी के नाम पे, एक अपनी विरासत रीति रिवाजों के नाम पे किया जाता है, वो किया जाता है, जो कि एक धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का वो बन गया है। तो इस तरीके से उन्होंने उन बातों को चिन्हित किया फुले ने, और किसानों के अंदर अपने नाटकों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, अपने लेखों के जरिए वो किया। यदि आप उत्तर भारत में देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद एक उत्तर भारत के बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने किसानों की सारी समस्याओं पे लिखा, उनकी सारी समस्याओं पे। यदि उनका बहुत सारा साहित्य पढ़े, या गोदान ही जो उनका सबसे मशहूर उपन्यास है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि किसान की समस्या क्या है। वो यही समस्याएं हैं कि वो एक धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसका धार्मिक उसके नाम पे शोषण होता है और उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। दूसरा कि उसके ऊपर कर्जा है, वो कर्जे का जो ब्याज है, जो पैसा है, जो गिरवी रखा है, वो चला जाता है। तीसरा, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके अंदर जो हमारा पूरा तंत्र है कि वो किस तरह से टैक्स के नाम पे, इसके नाम पे वो करता है, वो चला जाता है। तो उसने भी, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में से भी यही नजर आता है, क्योंकि हमारा उत्तर भारत पूरी तरह से किसानी के ऊपर है, खेती ही यहाँ का मुख्य काम है। यहाँ कोई समुद्र नहीं है कि समुद्र से जुड़ी हुई चीजें हों। यहाँ इस इलाके में जिसमें हमें कोई पहाड़ नहीं है, कोई यहाँ पे बड़ी खान भी नहीं है। तो हमारा तो समाज पूरी तरह से खेती के ऊपर है। और खेती की जो समस्याएं आधुनिक समाज के अंदर आई अंग्रेजों के आने के बाद खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने आकर के जो कुछ किया था कि जो भूमि का स्थायी बंदोबस्त हुआ, और उसके अंदर उन्होंने जो नकद लिया जाएगा, टैक्स जो है, और एडवांस लिया जाएगा, जब ये व्यवस्थाएं की और एक दर तय कर दी गई, तो इससे किसान मारा गया, एक महाजनी व्यवस्था पैदा हुई। तो हमारे उत्तर भारत की भी वही समस्या है जो छोटू राम में आप जिसकी तरफ संकेत कर रहे हो। इसलिए ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लेकिन ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है, वो क्योंकि एक एरिया तक सीमित था, वो वहीं पे रहा। लेकिन जो विचार है वो तो वैश्विक होते हैं। जो शोषण से मुक्ति पाने की इच्छा तो इस समाज के लोगों में भी है, लेकिन यहाँ पे समाज सुधार के इस तरह के आंदोलन, जो एक बड़े, जिसको कहते हैं कि मिलिटेंट आंदोलन था ज्योतिबा फुले का, उन्होंने जिस तरह से सांस्कृतिक उस पे काम किया, नाटक मंडलियां बनाई, अखबार निकाला, किताबें लिखी, लोगों को इकट्ठा किया, वो इस इलाके में नहीं हुआ। तो इसलिए ज्योतिबा फुले का और सावित्रीबाई फुले के जो आंदोलन है या जो काम है, चाहे वो महिला शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो खेती को लेकर के हो, चाहे वो धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों के खिलाफ हो, चाहे वो जो हमारा दलित वंचित समाज है उसको संसाधनों में हिस्सेदारी कैसे मिले उसका सवाल हो, ये सारे सवाल हमारे समाज के सवाल हैं। और ज्योतिबा फुले इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ज्योतिबा फुले ना तो कोई बाहर से पढ़ करके आए थे, ना ही वो ग्रंथों से कोई मदद लेते हैं, वो अनुभव से, जिनका आप जिक्र कर रहे हो, गुरु नानक, फरीद, ये सारे हम अपने अनुभव से ही इन्होंने ज्ञान को निर्मित किया है। इनका अनुभव, इसलिए इनका ज्ञान की जो ऑथेंटिसिटी है, जो प्रामाणिकता है, वो ज्यादा है। तो ज्योतिबा फुले का भी जो नॉलेज है, जो निष्कर्ष है जीवन के, वो अनुभव सीखते हैं, अनुभव से निकले हुए हैं। इसलिए उनका जो नॉलेज है वो हमारी जो ट्रेडिशन है उस मेथडोलॉजी के साथ पूरी तरीके से मेल खाती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने अपनी बात को रखा।
और मैं समझता हूँ कि आज आप पानीपत में हैं। पानीपत तो हाल ही का शहर है, बिल्कुल। और हाली ने तो तकरीबन 150 साल पहले कहा था, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों को इज्जत तुमसे है। और मुझे इस बात की खुशी रहती है, कई बार गौरव भी रहता है कि मेरी मदर जो थी, मेरी माँ थी जो सीता रानी सैनी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। तकरीबन 3 महीने 1942 में जेल में गई, और पानीपत की वो पहली महिला थी जो घूंघट उठाकर निकली थी। और इसका कमोबेश अगर कोई प्रभाव मैं समझता हूँ, वो था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और ज्योतिबा फूले, और ख़ास तौर से सावित्रीबाई फूले का। तो आज भारत माता सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि है, और आज आपके इस संवाद से हम समझते हैं कि हाँ, एक मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि हम बार बार जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए उनके साथ ज्योतिबा फुले का नाम जोड़ते हैं, सावित्रीबाई फुले का नाम जोड़ते हैं। दूसरे अन्य जो समाज सुधारक हैं, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं, विवेकानंद भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, या दूसरे और लोग भी हैं, इनसे इनका आंदोलन कैसे अलग था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 गुरुओं के बारे में बताया, तो उनको सबसे नज़दीक फूले क्यों नजर आए। या यदि हम मुड़ के देखते हैं कि फूले सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए, आज भी जो समाज के अंदर चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, जो भी ये सवाल है, उसमें फूले की फोटो क्यों लगती है, इस बात को बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि जो दूसरे समाज सुधारक हैं वो जहाँ से आते हैं, वो समाज के ऊपरी तबके से आते हैं, जिनकी जड़ें जो है वो वैदिक परंपरा में हो या भारतीय शास्त्रीय परंपरा में है। एक बात। दूसरी बात, जो उनके मुद्दे हैं वो भी बहुत अच्छे काम हैं, जैसे चाहे विधवा विवाह की बात हो, चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो, वो सब चीज़ें उठाई, चाहे धार्मिक पाखंड, मूर्ति पूजा के खिलाफ हो, सब लोगों ने ये काम किए। लेकिन उन सब का जो काम करने का जो जिसको कहते हैं कि प्रेरणा क्या है, उन सब की प्रेरणा ये है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं था, बाद में ये चीज़ें मिली हैं। यानी कि वो ताकत भी अपने ग्रंथों से ही लेते हैं और इस चीज़ को वो करते हैं। लेकिन फूले में क्या है कि फूले के जो जो सिर है या जो उनकी जड़ें हैं वो विज्ञान में है। वो किसी धर्म ग्रंथ को सुपर ग्रंथ नहीं मानते हैं, वो तर्क को और विज्ञान को और विवेक को ही महत्व देते हैं। कोई भी चीज़ जो पहले से मौजूद है वो कसौटी नहीं हो सकती आपकी कसौटी, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। तो वो जो आधुनिक समाज है, एक तो इस कारण से, दूसरा जो उनके उसमें क्या है, उन्होंने ज्योतिबा फुले का एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो पूरा आंदोलन जिस पे उनका टिका हुआ है, सेठ जी और भट्ट जी। सेठ जी और भट्ट जी कि एक जिसको बोलते हैं, एक पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं और एक ब्राह्मणवाद जिसको हम कहते हैं। और इनसे दुखी कौन है? शूद्र, अति शूद्र। ये मुद्दा, ये भट्ट जी और सेठ जी का एक्सप्लॉयटेशन का किसी ने भी इतनी प्रखरता के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ और इतने तार्किक तरीके से किसी भी समाज सुधारक ने उठाया नहीं है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले आंदोलन के अलावा। इसलिए ये जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है, गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, उनकी प्रेरणा बनता है। जो हमारे पारिवारिक सवाल हैं, हमारे परिवार के बीच के जो सवाल हैं, ये उससे बाहर के सवाल हैं इनके। कि जैसे विधवा विवाह है, एक घरेलू मसला भी है, सामाजिक भी है। लेकिन जो जाति का जो सवाल है, जो जातीय घृणा है, किसी न किसी रूप में हमारे जो समाज सुधारक हैं उनको वर्ण के तौर पे या किसी भी रूप में उसको वो बनाते रहे हैं, स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से इस बात को खारिज किया, क्योंकि फुले पूरे तरीके से जो साइंस है, विज्ञान है। आपको एक बात बताऊं मैं आपको कि फुले से पहले कोई व्यक्ति भारत में नहीं होगा, भारतीय विद्वान, जिन्होंने डार्विन को अपने लेख में कोट किया होगा।
अभी डार्विन की जो किताब आई वो 1838 में आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, और ज्योतिबा फुले के भाषण छपे 1856 में। कितना फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 18 साल का फर्क है। 18 साल में ही जो इंग्लैंड में या वेस्ट में, यूरोप में जो ज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में जो सारा, जिसके बाद सारी सोच बदली, वो उसको कोट कर रहे हैं अपने उस पे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस थियरी को उन्होंने एक भाषण के निचोड़ में बता दिया। ज्योतिबा फुले ने 1848 में पहला स्कूल खोला, और 1848 वो टाइम है जब पहली बार मार्क्स की किताब आती है, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मतलब एक तरीके से शोषण का। तो ये फुले एक बहुत ही ऑर्गेनिक चिंतक है जो उसी समाज से आए जिस समाज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसी को ऑर्गेनिक चिंतक बोलते हैं। ऊपरी जातियों से या ऊपरी वर्गों से आदर्शवाद के उसमें आकर के बहुत सारे चिंतक डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए, एक्सप्लॉयटेड क्लास के लिए काम करते हैं, लेकिन जब, इसलिए उनको वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो अपने ज्ञान के ऊपर टिकते हैं। लेकिन ये जैसे डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले उसी समाज से आए, उसी समाज की पैदाइश है उस अनुभव की, इसलिए ज्योतिबा फुले का जो काम है और जो विचार है वो अद्भुत है और वो शाश्वत है। शाश्वत इस रूप में कि हमेशा ही तर्कपूर्ण सोच, विवेक की सोच मनुष्य को आगे बढ़ाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि जो ये झूठ फैला हुआ है, जो ये इतनी मिथ्या प्रचार किया गया है, उसका शोधन करने की जरूरत है, सत्य का शोधन करना है। इसीलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। उनका पूरा काम ऑब्जेक्टिव पे है, रियलिटी पे है, इसी वर्ल्ड के ऊपर है। उनका कोई काम, जैसे कोई ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या जितने भी आप समाजों के नाम देखोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, लेकिन ये जो सत्य का जो शोधन करना है ये ज्योतिबा फुले में ही है। इसलिए इनका जो आंदोलन है और सोच है वो थोड़ी और ज्यादा मानवीयता के साथ, वैचारिक उसके साथ, तार्किक उस पर जुड़ी हुई है। तो साथियों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा सार्थक रहा। हमने खूब बातें समझी, खूब जानी और एक वैचारिक दृष्टि से उसको ग्रहण करने का प्रयत्न किया। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सैनी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने भारत माता सावित्री फुले के पुण्यतिथि पर अपने उद्गार प्रकट किए। हम तो समझ रहे थे कि हम छोटा सा सेशन रखेंगे, परंतु आपके विचार का प्रवाह और विचार की समृद्धता इतनी थी कि वो रुकने को नहीं रुक रही थी। और हम समझते हैं कि ये इस दृष्टि से, चाहे वार्ता कैसी भी रही, छोटी रही, पर बहुत ही सार्थक रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।